तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज देने वाली ग्वार की उन्नत किस्में और बुआई तकनीक। सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का समेकित नियंत्रण। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु औषधीय फसल कालमेघ की उन्नत खेती पर जानकारी। हमारे प्रदेश में ग्वार की खेती भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में किसान बड़े क्षेत्र में करने लगे हैं और जिन किसानों ने अभी तक ग्वार की बुआई नहीं की है वो शीघ्र इसकी बुआई कर लें। लेकिन देखने में यह आता है कि हमारे बहुत से किसान ना तो उन्नत किस्मों का चुनाव कर पाते हैं और न ही बुआई तकनीकी पर कोई विशेष ध्यान देते हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी आशा के अनुरूप उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, आप ग्वार की फसल से अधिक उपज लेने हेतु किस तरह से करें ग्वार की वैज्ञानिक तकनीकी से खेती, तो इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के वैज्ञानिक डॉक्टर BS कशाना। आज मैं आप लोगों को ग्वार फसल के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। ग्वार एक प्रमुख फसल है, विशेषकर वर्षा आधारित क्षेत्र और अंडुलेटिंग क्षेत्र जो बीहड़ या वैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर की जमीन अच्छी नहीं है और हम अच्छा सफल फसल उत्पादन नहीं ले पा रहे, उन जगहों के लिए ग्वार एक वरदान है और ग्वार एक बहुत अच्छी फसल है। इसका प्रयोग करके किसान भाई अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से साधारणतः जो प्रचलित ग्वार की प्रजातियां हैं वह लंबी अवधि की प्रजातियां हैं और 6 से 7 महीने में पककर तैयार होती हैं, जिससे कि हम रबी की फसल लेने से वंचित रहे। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें आज की डेट में हरियाणा में विकसित कई कम अवधि की प्रजातियां जैसे SG 563 वगैरह बाजार में उपलब्ध हैं और इनके प्रयोग से हम 135 से 140 दिन में ग्वार की फसल प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, जिससे कि हम रबी की फसल भी सफलतापूर्वक अपने क्षेत्र में ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने खारिफ ग्वार की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की है। अब आइए जानते हैं खेत की तैयारी और संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक प्रबंधन के बारे में। निश्चित तौर पर ये एक वर्षा आधारित खेती है और ग्वार को शुष्क दलहन या एरिड लेग्यूम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से हमें अपनी रबी की फसल काटने के तुरंत बाद अपने खेत को गहरी जुताई कर देनी चाहिए या MB प्लाऊ से जुताई कर देनी चाहिए या कल्टीवेटर से 2-3 बार जुताई करके पाटा लगाकर खेत को भली भांति समतल बना लेना चाहिए। इसी के साथ साथ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या पोषक तत्व प्रबंधन भी एक प्रमुख आयाम है जो हमें अपने ग्वार की फसल के लिए भी करना चाहिए और कोई भी फसल बिना पूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन के निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन प्रदान नहीं करती। इसलिए ग्वार की फसल में हमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम जो पोटाश है वह अनुशंसित मात्रा में प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएं। किसान भाइयों, खरीफ मौसम में ग्वार की बुआई हेतु कितने बीज की आवश्यकता होती है और उन बीजों को उपचारित किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। बीज दर के बारे में अगर हम बात करें तो ग्वार की फसल के लिए हमें 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से या 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से जो बीज है उसकी आवश्यकता हमें अपने खेत में ग्वार की फसल उत्पादन के लिए करना चाहिए। ग्वार की फसल को भूमि और बीज जनित फफूंदी रोगों से बचाने के लिए बीजों को कार्बेडाजिम दवा की 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। इसके पश्चात
राइजोबियम कल्चर 200 ग्राम से प्रति 10 किलोग्राम बीज को उपचारित कर कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए ग्वार की सीड ड्रिल द्वारा बुआई करें। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना है, आइए उस बारे में भी जानते हैं। इसी के साथ साथ अन्य किसी भी दलहन फसल की तरह ही खरीफ मौसम में ग्वार के उत्पादन होने के कारण खरपतवारों के कारण भी इसमें बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान देखने को मिलता है। तो खरपतवार नियंत्रण आज की परिस्थिति में अगर हम बात करें तो खरपतवार नियंत्रण एक प्रमुख कार्य है जो हम अपनी ग्वार की फसल में कर सकते हैं, जिसके लिए हम इमेजेथाइपर लगभग 550 से 600 ग्राम जो बाजार में उपलब्ध परसूट या किसी भी दूसरे किसी नाम से उपलब्ध है, या इमेजेथाइपर का 55 से 65 ग्राम तक जो सक्रिय तत्व है प्रति हेक्टेयर के मान से प्रयोग करके अपने ग्वार की फसल में खरपतवार नियंत्रण का कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ बीच में कोल्पा चलाकर या हाथ से निदाई कर भी हम अपने खेत को खरपतवार मुक्त रख सकते हैं। ग्वार की फसल के लिए भी लगभग 30 से 50 दिन की क्रांतिक अवस्था खरपतवारों के लिए देखी जाती है, और अगर हम 50 दिन तक अपने खेत को खरपतवार मुक्त रखते हैं तो उसके बाद ग्वार की फसल बड़ी होने के कारण से अपने बीच में पैदा होने वाले खरपतवारों से नुकसान नहीं होता और जो फसल है वो हमारी अधिक उत्पादन हमें प्रदान करती है। किसी भी फसल की वृद्धि और विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए आप ग्वार की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें तथा वर्षा का अंतराल अधिक होने पर सिंचाई प्रबंधन किस तरह से करना है, आइए जानते हैं। सिंचाई के रूप में चूंकि ग्वार एक शुष्क दलहन है, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में बताया, सिंचाई की आवश्यकता ग्वार की फसल में साधारणतः नहीं होती, मगर किन्हीं परिस्थितियों में अगर मैच्योरिटी की अवस्था में या परिपक्वता की अवस्था में बारिश हो जाती है तो उसके कारण से जो ग्वार है वो उसकी मैच्योरिटी लेट हो जाती है और वो अपने निर्धारित समय की अपेक्षा ज़्यादा लंबी अवधि लेती है पकने के लिए। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आखिरी में अगर जब ग्वार पकने की अवस्था है उस अवस्था में पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम सिंचाई का प्रयोग करेंगे तो उससे उसकी जो वेजिटेटिव अवस्था है वो बढ़ जाएगी, पकने में समय ज़्यादा लेगी और हमारी जो अगली फसल है उससे वो प्रभावित होगी। तो ग्वार की फसल में अतिरिक्त रूप से सिंचाई की आवश्यकता साधारणतः नहीं होती, इसलिए हमें सिंचाई के बारे में ज़्यादा चिंतित होना नहीं चाहिए। और अगर आखिरी में किसी कारण से हम सिंचाई करते हैं या पानी गिरता है तो उससे उसकी परिपक्वता अवधि बढ़ जाती है और हमारी फसल जो है लेट हो जाती है, जिससे हमें अगली फसल में उससे नुकसान देखने को मिलता है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मध्य प्रदेश राज्य में खरीफ मौसम में ली जाने वाली फसलों में सोयाबीन की खेती व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है और अधिकतर किसान भाइयों ने इसकी बुआई का कार्य संपन्न कर लिया है और फसल 20 से 25 दिन की अवस्था लिए खेतों में खड़ी भी है। लेकिन मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कुछ कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जो कि फसल को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो सोयाबीन की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट कौन कौन से हैं और उनका समेकित नियंत्रण किस तरह से करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कस्तूरबा ग्राम इंदौर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.S. टेलर। साथियों, यदि सोयाबीन की फसल से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है तो हमें सोयाबीन की फसल को कीटों से सुरक्षित रखना पड़ेगा। सोयाबीन की फसल में कीटों की रोकथाम हमको करना होगी। तो सोयाबीन की फसल में जो मुख्य नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट हैं उसमें नीला भृंग, जिसको हम लोग ब्लू बीटल बोलते हैं, एक चक्रभृंग जिसको हम गर्डल बीटल कहते हैं, एक सेमी लूपर नाम का कीट लगता है। उसके बाद में एक तने की मक्खी जो कीड़ा है वो भी सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाता है। चने की इल्ली और रोएदार इल्ली, ये कुछ ऐसे कीट हैं जो सोयाबीन की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हमारे क्षेत्र में करते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल को हानि पहुंचाने वाले इन कीटों का कम लागत में समेकित नियंत्रण किस तरीके से करना चाहिए जिससे कि फसल से अधिक उपज प्राप्त हो।
आइए जानते हैं। तो साथियों, इनकी समन्वित कीट नियंत्रण के लिए हमको कुछ ऐसी समन्वित क्रियाएं अपनाना है जिनसे कम खर्च, कम से कम लागत में हम ज़्यादा से ज़्यादा कीटों की रोकथाम कर सकें। पहला जो उपाय है वो है कि प्रति हेक्टर 20 से 25 अंग्रेजी का टी अक्षर के आकार की खूंटियाँ हम खेत के अंदर लगाएं। टी आकार की खूंटियाँ जब हम खेत के अंदर लगाएंगे तो उसके ऊपर पक्षी बैठेंगे और पक्षियों को जैसे ही फसल के ऊपर इल्ली दिखेगी वो उसको खाकर नष्ट करेंगे। तो यह एक प्राकृतिक तरीका है जिससे हम कीटों की रोकथाम कर सकते हैं। इसके साथ ही एक साथियों, फेरोमोन ट्रैप भी आजकल हमारे किसान भाई बहुत मात्रा में इसका उपयोग करने लगे हैं। फेरोमोन ट्रैप का उपयोग भी हम सोयाबीन में इल्लियों के नियंत्रण हेतु कर सकते हैं और इसके लिए 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टर की दर से हम लगाएं। साथियों, यहाँ पर यह ध्यान देना अति आवश्यक है कि इसमें जो फेरोमोन ट्रैप के अंदर जो ल्यूर या सेप्टा लगता है वो हर इल्ली का अलग अलग आता है। तो दुकानदार से उस इल्ली के अनुसार ही हम सेप्टा खरीदें और खेत के अंदर लगाएं। इस ल्यूर या सेप्टा की जो अवधि है वह लगभग 15 दिन के आसपास होती है। 15 दिन के बाद में फिर हम ल्यूर या सेप्टा को इसमें बदल सकते हैं। बदलते वक्त हमको एक सावधानी और रखना है कि जो बदलते वक्त हम अपने हाथों को साबुन से न धोएं, तंबाकू खाकर सेप्टा न बदलें, बीड़ी या सिगरेट पीकर सेप्टा न बदलें। अगर बदलना है तो उसके पहले हाथ को खेत की मिट्टी या चूल्हे की राख से अच्छी प्रकार से धोने के बाद ही उसको बदलें। इसके बाद में साथियों, एक और तरीका हम कीट नियंत्रण के लिए अपना सकते हैं और वो है प्रकाश प्रपंच का उपयोग। कीटों के जो वयस्क हैं वो अधिकतर रात में ही निकलते हैं, इसलिए प्रति हेक्टर एक प्रकाश प्रपंच का उपयोग हम सोयाबीन की फसल में करें ताकि जो उनके वयस्क कीट हैं, जो फुद्दियाँ हैं, वो रात में लाइट ट्रैप से वो पकड़ में आ जाए और उनको हम नष्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब सोयाबीन की फसल में कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तब रासायनिक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, जिसमें कौन से कीट के लिए किस कीटनाशी दवा का छिड़काव करना चाहिए, आइए जानते हैं। साथियों, ब्लू बीटल और सेमी लूपर के लिए क्लोरोपाइरिफास या क्विनाल्फास 1.5 लीटर प्रति एकड़ की दर से यदि हम छिड़काव करेंगे तो कीटों की जो रोकथाम है वो अच्छी प्रकार से हो सकेगी। इसके साथ ही साथियों, एक जो और जो कीड़ा है जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में रिंग कटर भी बोलते हैं और जिसको चक्रभृंग या गर्डल बीटल भी कहते हैं। साथियों, चक्रभृंग या गर्डल बीटल की रोकथाम के लिए ट्राइजोफास 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से या एक और रासायनिक कीटनाशक आता है इथोफेन प्रॉक्स 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से यदि हम सोयाबीन की फसल में छिड़काव करेंगे तो काफ़ी सीमा तक हम चक्रभृंग के रोकथाम कर सकते हैं। 2 और कीट हैं जो सोयाबीन की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें एक है तंबाकू की इल्ली और दूसरा है चने की इल्ली। साथियों, अगर रासायनिक कीट नियंत्रण की हम बात करते हैं तो इसमें एक रासायनिक कीटनाशक है प्रोफेनोफास करीब 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से या इंडोक्साकार्ब 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से यदि हम सोयाबीन की फसल में उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर से चने की इल्ली और तंबाकू की इल्ली की रोकथाम हम कर सकेंगे। इसके साथ ही इन दोनों कीटों की जैविक कीट नियंत्रकों से भी हम रोकथाम कर सकते हैं। उसमें HANPV नाम का एक जैविक कीटनाशक आता है। इसकी 200 LE मात्रा का छिड़काव यदि हम सोयाबीन की फसल पर करेंगे तो साथियों निश्चित तौर पर हम पर्यावरण की सुरक्षा तो करेंगे ही, इन कीटों की रोकथाम भी हम अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। साथियों, सोयाबीन की फसल में तना मक्खी नाम का एक और कीड़ा सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाता है और इसकी रोकथाम के लिए थायोमिथाक्सम कीटनाशक का प्रयोग हम कर सकते हैं। रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, तभी फसल पर कीटों का नियंत्रण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो दवा का छिड़काव करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं।
पहली चीज़ तो ये है कि हम दवाइयाँ तो बराबर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घोल बनाते समय दवाइयों के साथ साथ पानी की मात्रा का हम इस्तेमाल उस अनुपात में नहीं करते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रति हेक्टेयर पानी की मात्रा हम कम से कम 500 लीटर के आसपास अवश्य लें, ताकि कीटों की जो रोकथाम है वो अच्छी प्रकार से हो सके और जो कीटनाशक जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। साथियों, ये तो समन्वित कीट नियंत्रण के बारे में बात हुई, लेकिन यदि हम कीट की सही अवस्था पर किसी भी कीटनाशक का सही समय पर उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर से कम लागत वाले और कम से कम जहरीले कीटनाशकों से भी हम हमारी सोयाबीन की फसल को अच्छी प्रकार से कीटों से सुरक्षित रख पाएंगे। इस प्रकार से यदि हम समन्वित कीट नियंत्रण के विभिन्न उपाय अपनाएंगे तो निश्चित तौर से हमारे किसान भाइयों को सोयाबीन की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, यदि हम औषधीय पौधों के अंतर्गत कालमेघ की बात करें तो इसकी रोपाई का ये उपयुक्त समय है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाइयों को इसकी रोपण की तकनीक, खाद उर्वरक प्रबंधन और सिंचाई के समय इत्यादि की कोई जानकारी विशेष नहीं होती, जिसके चलते उनकी फसल की बढ़वार तो कम होती ही है और साथ ही साथ उन्हें इस फसल से कम उपज की प्राप्ति भी होती है। फलस्वरूप आगामी आने वाले दिनों में उन्हें आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। इसलिए फसल से अधिक और गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त करने हेतु तो किसान भाई किस तरह से करें उनकी उन्नत खेती, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सौदान सिंह। देखिए, कालमेघ का रोपण का समय है जुलाई बहुत ही उपयुक्त रोपण का समय है, लेकिन समय से ज़्यादा कालमेघ में जानने की ज़रूरत ये है कि कालमेघ रोपण या कालमेघ की खेती कहाँ किया जाए। कालमेघ की खेती हमेशा या तो अंत्य फसल के रूप में, जैसे आपका अरहर, बाजरा, मक्का करना चाहिए, या फिर हमारे जो पौधों का रोपण है जिनको कहते हैं ट्री प्लांटेशन, पॉपुलर, यूकेलिप्टस या ऐसी फसलें जिनमें छाया हो। छायादार स्थान कालमेघ की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं और ये जो खुले स्थान हैं उनकी तुलना में छायादार स्थानों से कालमेघ से ज़्यादा पैदावार, अच्छी गुणवत्ता और अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन खुले स्थानों में भी कालमेघ की खेती की जा सकती है, लेकिन प्राथमिकता छायादार स्थानों को देनी चाहिए। किसान भाइयों, कालमेघ की खेती से पहले इसकी उपयोगिता को भी जान लेते हैं। कालमेघ एक औषधीय पौधा है जिसकी पत्ती, जड़, तना, फूल और फलियों का प्रयोग कई तरह की औषधियों में किया जाता है, जिसके कारण बाजार में इसकी काफी मांग रहती है। इसलिए किसान भाई इसकी खेती से ज्यादा लाभ भी कमा सकते हैं। अब बात आती है कालमेघ की जो पौधरोपण है, वो लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। और उसके बाद कालमेघ में अगर ज़्यादा धूप मिलती है तो फिर इसके पौधे हल्के पीले पड़ जाते हैं। अगर उन्हीं पौधों को अगर छाया प्रदान कर दी जाए या छायादार स्थानों में लगाया जाए तो वो बहुत हरे और अच्छे रहते हैं। इसमें खाद पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन फिर भी इसमें अगर बरसात नहीं हो रही है तो 1 महीने के अंतराल पर पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। निराई गुड़ाई की इसमें 1-2 की आवश्यकता पड़ सकती है और पौधों में
अगर नत्रजन की कमी है तो नत्रजन की कमी 50 किलोग्राम यूरिया 2-3 बार में शुरुआत से लेके फसल की कटाई तक दिया जा सकता है। अगर ज़मीन बहुत ख़राब है तो वहाँ पर पोटास और फास्फोरस देने की भी आवश्यकता पड़ती है, जो कि 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो कि 3 से 4 महीने की जो फसल होती है उसके लिए पर्याप्त रहती है। किसान भाइयों, फसल की उचित बढ़वार और अधिक उपज के लिए फसल में खाद और उर्वरकों का समुचित प्रयोग आवश्यक होता है। तो गोबर की खाद उपलब्ध होने पर 150 से 200 कुंतल गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर खेत में रोपाई के 10 से 15 दिन पहले प्रयोग कर ले और रासायनिक उर्वरकों का आप कम प्रयोग करें। यदि गोबर की खाद उपलब्ध न हो, उस दशा में रोपाई के समय 120 किलोग्राम DAP और 90 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से करें। रही बात यूरिया के प्रयोग की, तो यूरिया का प्रयोग रोपाई के बाद खड़ी फसल में करें। रोपाई के 25 से 30 दिन बाद 60 से 70 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें और उसके 15 से 20 दिन बाद 30 से 40 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग दोबारा कर दें। इसकी जो फसल है करीब 5 महीने में तैयार हो पाती है ठीक तरह से, लेकिन अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है तो वो 4 महीने में भी तैयार हो जाती है। बरसात बहुत अच्छी हो रही है और छाया अच्छी मिल रही है तो वो 3 महीने में भी कभी कभी तैयार हो जाती है। इसकी कटाई का जो उपयुक्त समय है वो ये है कि जब इसमें फूल फली पूरी तरह से आ रहे हों, क्योंकि इसका पंचांग इस्तेमाल किया जाता है। तो पंचांग का मतलब पत्ती, तना, फूल, फली और जड़ सहित इसके उपयोगी भाग हैं। तो इसकी जब फूल और फली दोनों दिखाई दे रही हों उस समय इसकी कटाई कर ली जाती है। कटाई करने के बाद इसको छाया में सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद अच्छी तरह से भंडारण करने की आवश्यकता हो तो भंडारण कर लें, नहीं तो जूट की बोरी या और भी कोई भंडारण के तरीके उनके द्वारा भर के इनकी बिक्री कर दी जाती है। ये जो फसल है कम से कम आपको 20 से 25 कुंटल सूखी हर्ब देती है और उससे जो फायदा है इस समय किसानों को लगभग 35 से 40 हज़ार प्रति हेक्टेयर 3 से 5 महीने की फसल के रूप में मिल जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जरुआखेड़ा जिला सागर के केशव प्रसाद ने। आपने दुधारू पशुओं के बच्चियों एवं बड़ियों की देखरेख पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नवजात बछड़े बछड़ियों का पोषण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवजात बछड़े ही भविष्य के बैल एवं गाय बनती हैं, अतः उनके पोषण पर ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। नवजात बछड़ों को जन्म के तुरंत बाद कोलोस्ट्रम या खीस अवश्य देना चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी संभव हो सके 1 से 2 घंटे में खीस पिलाना चाहिए। यदि बछड़ा अपने आप खीस पीने में समर्थ न हो तो उसे बोतल में खीस लेकर उसे पिलाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, अगर आपका दुधारू पशु खीस का उत्पादन कम कर रहा है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कृत्रिम रूप से खीस तैयार करके भी उसके नवजातों को पिला सकते हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि कृत्रिम रूप से खीस कैसे बनता है, तो आइए आपको बताते हैं। और यदि किसी कारणवश गाय से खीस का उत्पादन न हो रहा हो तो उसे कृत्रिम रूप से खीस बनाकर पिलाना चाहिए। इसके लिए 1 अंडे को फोड़कर उसमें लगभग 1 पाव दूध एवं आधा लीटर पानी मिलाकर और इसके साथ 80 मिलीग्राम ऑरियोमाइसिन एवं 1 चम्मच अरंडी का तेल मिलाकर इसे गुनगुना करके इस तरह दिन में 3 बार नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाइयों को बछड़े बछड़ियों के आहार की मात्रा और समय के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते उनके नवजातों की वृद्धि व विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। तो इस तरीके की समस्या से बचने के लिए आप नवजातों का किस तरीके से आहार प्रबंधन करें, आइए जानते हैं। और नवजात बछड़े की दुग्ध की आवश्यकता जो होती है वह उसके शारीरिक भार की 10% होती है। तो यदि बछड़ा मान लीजिए 20 से 25 किलोग्राम का है तो उसे लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम दूध प्रतिदिन पिलाना चाहिए। और 10वें दिन से
दूध की जगह मिल्क रिप्लेसर कहते हैं हम, जो दूध की जगह उसको मिल्क रिप्लेसर देना चाहिए। और लगभग 15 दिन की उम्र से उसे काफ स्टार्टर, जो बछड़ों के लिए अलग से दाना उपलब्ध होता है, 15 दिन की आयु से उसे देना चालू कर देना चाहिए। इसकी मात्रा 1 मुट्ठी से प्रारंभ करके लगभग 1.5 किलो तक ले जाना चाहिए। इसके अलावा लगभग तीसरे सप्ताह से उसे जो नाजुक मुलायम सी घास होती है उसको बारीक काट काट कर उसे देना शुरू कर देना चाहिए, ताकि 3 से 4 महीने में उसमें जो ह्यूमन होता है वो विकसित हो जाएगा, जिससे उसमें बाद में चारा पचाने की क्षमता विकसित हो जाती है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी बढ़वार हेतु जिमीकंद की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। कपास की फसल पर सफेद मक्खी कीट का प्रकोप एवं इसका नियंत्रण। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हमारा पता लिख लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।